नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जो मोस्टली पर्दे के पीछे ही रहती है। हम बात कर रहे हैं यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस की। देखिए, अक्सर हमें लगता है ना कि ये अलग अलग यूनिट्स आपस में मुकाबला करती हैं, कॉम्पीट करती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक बेहद स्पेशलाइज्ड और आपस में स्ट्रांगली जुड़ा हुआ एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि ये मैसिव कोवर्ट मशीन आखिर काम कैसे करती है। अब इस मशीन को समझने के लिए हमें इन चार मुख्य हिस्सों को देखना होगा। पहला, द टियर 1 एलीट्स, दूसरा द प्रीमियर स्ट्राइक फोर्सेस, तीसरा द क्वाइट प्रोफेशनल्स और आखिरी द क्रिटिकल इनेबलर्स। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द टियर 1 एलीट्स। इस इकोसिस्टम का सबसे क्लासिफाइड और खतरनाक टॉप टियर। ये इस पूरे इकोसिस्टम का आखिरी सिरा है, यानी एपेक्स। इन्हें मिलती हैं दुनिया की सबसे क्लासिफाइड और सेंसिटिव काउंटर टेररिज्म जिम्मेदारियां। 1977 की बात है, कर्नल चार्ली बेकविथ ने ब्रिटिश एसएएस से प्रेरित होकर आर्मी की डेल्टा फोर्स बनाई थी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था कि उन्हें बिल्कुल वैसा ही एक यूनिट चाहिए, बस थोड़ा ज्यादा शोर मचाने वाला और हाँ, ज्यादा फंडिंग के साथ। डेल्टा फोर्स इतनी ज्यादा गुप्त है ना कि कई बार पेंटागन इनकी मौजूदगी को ऑफिशियली मानता तक नहीं है। सही सुना आपने। इनके ऑपरेटर्स सालों तक यूनिफॉर्म या यूनिट पैचेस नहीं पहनते। वो लंबे बाल और दाढ़ी रखते हैं और कई बार किसी लीथल कमांडो के बजाय अकूस्टिक गिटार बजाने वाले किसी आम इंसान जैसे दिखते हैं, पर उस आम से रूप के पीछे सबसे खतरनाक स्किल्स छुपी होती हैं। तो एक तरफ है आर्मी की डेल्टा फोर्स, जिनकी सीक्रेसी एकदम एक्सट्रीम लेवल पर है और इन्हें ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया जाता। और ठीक दूसरी तरफ है नेवी की DEVGRU, जिसे आमतौर पर दुनिया सील टीम 6 के नाम से जानती है। ये ऑफिशियली एक्नॉलेज्ड हैं और ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर जैसी सफल रेड के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं। वैसे एक बहुत ही मजेदार फैक्ट बताता हूं। जब 1980 में नेवी ने सील टीम 6 बनाई थी ना, तब असल में सिर्फ 2 ही सील टीम्स हुआ करती थीं। कमांडर रिचर्ड मर्सिंको ने इसका नाम जानबूझकर टीम 6 रखा था, बस इसलिए ताकि सोवियत इंटेलिजेंस कंफ्यूज हो जाए और उन्हें लगे कि ऐसी और भी कई टीम्स मौजूद हैं। और ये ट्रिक इतनी कामयाब रही कि आगे चलकर नाम वही रह गया। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, द प्रीमियर स्ट्राइक फोर्सेस, यानी तेज और डायरेक्ट एक्शन लेने वाले यूनिट्स। अब देखिए, ये फोर्सेस टियर 1 जितनी सीक्रेटिव तो नहीं है, लेकिन इन्हें तेजी से बहुत बड़े पैमाने पर डायरेक्ट एक्शन लेने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे नेवी सील्स ले लीजिए, जिनका नाम ही है सी, एयर और लैंड, यानी ये तीनों एनवायरमेंट्स में बेजोड़ हैं। फिर आती है 75th रेंजर रेजिमेंट। इनसे ये उम्मीद की जाती है कि अलर्ट मिलने के महज 18 घंटे के अंदर, सिर्फ 18 घंटे, वो दुनिया में कहीं भी स्ट्राइक करने के लिए उड़ान भर चुके हों। और तीसरे, मरीन रेडर्स। अगर हम कहें कि बाकी स्पेशल फोर्सेस शांत तरीके से शतरंज खेलते हैं, तो मरीन रेडर्स वो लोग हैं जो पूरा बोर्ड ही पलट कर लड़ाई जीत लेते हैं और फिर बहुत ही सभ्यता से उस बोर्ड को वापस लगा भी देते हैं। इनका एक्सपीडिशनरी नेचर इन्हें किसी भी जगह सेटअप होने और लड़ने में मदद करता है। पर सोचिए, इन प्रीमियर फोर्सेस में शामिल होना कितना मुश्किल होगा। लगभग नामुमकिन जैसा। 75 से 80%, जी हाँ, 75 to 80% ये नेवी सील्स के 6 महीने लंबे बर्ड्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का ड्रॉप आउट रेट है। इस मैसिव ड्रॉप आउट रेट को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि इस एलीट क्लब का हिस्सा बनने की कीमत आखिर कितनी बड़ी होती है। और इस पूरी ट्रेनिंग पाइपलाइन का जो सबसे मुश्किल, सबसे ब्रूटल हिस्सा होता है ना, उसे कहते हैं हेल वीक। ये 5.5 दिनों का कंटिन्यूअस ऑपरेशन होता है, जिसमें कैंडिडेट्स को पूरे हफ्ते में कुल मिलाकर 4 घंटे से भी कम नींद मिलती है। जरा सोचिए, ठंडे, बिल्कुल जमाने वाले पानी में भरी इन्फ्लेटेबल बोट्स को अपने सर पर उठाकर उन्हें चलना पड़ता है। ये रॉ फिजिकल और साइकोलॉजिकल एंड्योरेंस का एक ऐसा ब्रूटल टेस्ट है जिसे पास करके ही आगे बढ़ने का हक मिलता है। एक आम इंसान की बर्दाश्त से बहुत बहुत आगे की बात है ये। वैसे यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प और थोड़ा हल्का फुल्का फैक्ट भी सामने आता है। रेगुलर नेवी सील्स दुनिया के हर खतरनाक एनवायरनमेंट में बेहद काबिल तो होते ही हैं, पर एक स्टैटिस्टिकल आंकड़ा ये भी है कि वो ऐसी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स हैं जो सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग मेमोइर्स लिखते हैं। ये फैक्ट जितना इंप्रेसिव है ना, अब उतना ही प्रिडिक्टेबल भी हो चुका है। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द क्वाइट प्रोफेशनल्स, यानी वो लोग जो रणनीति और धैर्य से काम लेते हैं। इंडोर किकिंग एक्शन पैक्ड रेड्स के बाद नंबर आता है उन पेशेंट स्ट्रैटेजिस्ट का जो लॉन्ग गेम खेलते हैं। इन्हें लड़ाई को कल्चरली और स्ट्रेटेजिकली जीतना आता है, जैसे ग्रीन बेरेज, जो असल में फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं।
एक 12 लोगों की छोटी सी टीम होती है इनकी, जिसे ओडीए कहते हैं, और ये लोकल फाइटर्स को ट्रेन करके सैकड़ों लोगों की एक पूरी मुकम्मल फौज खड़ी कर सकते हैं। दूसरी तरफ है साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस या साइऑप। ये बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो टारगेट ऑडियंस की सोच बदलने का काम करते हैं। और तीसरे हैं सिविल अफेयर्स। इन्हें आप पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रैटेजिस्ट कह सकते हैं, जो लड़ाई के बाद या उसके दौरान वहां की गवर्नेंस को वापस बनाने और आम लोगों के साथ रिश्ते ठीक करने पर फोकस करते हैं। देखिए, इन क्वाइट प्रोफेशनल्स की मुख्य फिलॉसफी बहुत क्लियर है। बिना एक भी गोली चलाए लड़ाई जीतना असल में लड़कर जीतने से कहीं बेहतर होता है, और साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस बिल्कुल यही करते हैं। एग्जाम्पल के लिए गल्फ वॉर को ही ले लीजिए। वहां साइऑप यूनिट्स ने दुश्मन के इलाकों में ऐसे करोड़ों लीफलेट्स गिराए जिनमें सरेंडर करने की गुजारिश थी, और नतीजा क्या निकला? बहुत ही बड़ी संख्या में इराकी ट्रूप्स ने वाकई आत्मसमर्पण कर दिया, बिना किसी खून खराबे के। यह साफ दर्शाता है कि लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर या लोगों की सोच बदलकर आप मैसिव स्ट्रेटेजिक विक्ट्रीज हासिल कर सकते हैं, वो भी कन्वेंशनल वॉर के फ्रैक्शन कॉस्ट पर। यहां कलम यानी पेन वाकई तलवार से ज्यादा ताकतवर साबित हो सकती है। और अब इस विश्लेषण के चौथे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, द क्रिटिकल इनेबलर्स, इस पूरे इकोसिस्टम की विशेष बैकबोन। ये क्रिटिकल इनेबलर्स ऐसी हाईली स्पेशलाइज्ड बैकबोन हैं जो ग्राउंड फोर्सेस को प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें इंसर्ट करते हैं, और जब हालात पूरी तरह बिगड़ जाते हैं ना, तो उन्हें जिंदा वापस निकाल कर भी लाते हैं। इनमें सबसे पहले हैं एयरफोर्स पैरा रेस्क्यू, जिन्हें हम आम भाषा में पीजेस कहते हैं। इनका एक मोटो है, दैट अदर्स में लिव, ताकि दूसरे जिंदा रह सकें। और याद रखिए, ये कोई फैंसी मार्केटिंग स्लोगन नहीं है, ये उनका एक लिटरल मैंडेट है। पीजेस वो लोग हैं जो डायरेक्ट कॉम्बैट जोन्स के बीचों बीच सिर्फ इसलिए उतरते हैं ताकि किसी रिंजे हुए पायलट या वुंडेड सोल्जर को वापस सेफली घर लाया जा सके। लेकिन एक पीजे बनना, इसका लेवल ही अलग है। इसका अंदाजा आप इनकी इस 2 साल लंबी और बेहद ब्रूटल ट्रेनिंग पाइपलाइन से लगा सकते हैं। इसमें कॉम्बैट मेडिक कोर्स, मिलिट्री फ्री फॉल स्कूल, कॉम्बैट डाइव स्कूल और सर्वाइवल स्कूल जैसी एग्जॉस्टिंग ट्रेनिंग शामिल होती हैं। सोचो, इन सभी स्टेजेस को पास करने के बाद एक पीजे आखिर बनता क्या है? एक हाइब्रिड। वो एक पैरामेडिक भी होता है, एक कॉम्बैट डाइवर भी, एक पैराशूटिस्ट भी, और साथ ही साथ एक हाईली ट्रेन्ड स्मॉल यूनिट ऑपरेटर भी। आप जब इन एलीट टीम्स को एक्चुअली कॉम्बैट जोन में इंसर्ट करना होता है, तब एंट्री होती है 160th SOAR की, जिन्हें नाइट स्टॉकर्स कहते हैं। इनकी शुरुआत 1980 में हुए उस डिजास्टर्स ऑपरेशन ईगल क्लॉ की भारी नाकामी के बाद हुई थी, जब रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स आपस में ही टकरा गए थे। आज की तारीख में ये नाइट स्टॉकर्स अपने हेवीली मॉडिफाइड हेलीकॉप्टर्स को किसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह उड़ाते हैं। मतलब जब मौसम इतना खराब हो कि कन्वेंशनल मिलिट्री एविएशन ग्राउंडेड हो जाए, ठीक उसी वक्त नाइट स्टॉकर्स अपने टियर 1 ऑपरेटर्स को लेकर अल्ट्रा लो एल्टीट्यूड पे सेफली उड़ रहे होते हैं। इनका प्रिसिजन बस अनबिलीवेबल है। इस बैकबोन में एक और बेहद अहम भूमिका JTAC की होती है, यानी जॉइंट टर्मिनल अटैक कंट्रोलर। ये वो अनोखे स्पेशलिस्ट हैं जो किसी भी लड़ाई का पूरा नतीजा अकेले बदल सकते हैं। ये ग्राउंड फोर्सेस के साथ एम्बेडेड होते हैं और आसमान में उड़ रहे जेट्स या ड्रोन्स को ग्राउंड से डायरेक्ट करते हैं। इमेजिन कीजिए, चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं और उस एक्सट्रीम प्रेशर के बीच एक JTAC को एयर स्पेस डिकन्फ्लिक्ट करना है, प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और एग्जैक्ट टारगेट पर एयर स्ट्राइक कॉल करनी है। इसमें गलती की गुंजाइश एब्सोल्यूट जीरो। एक छोटी सी भी गलती का मतलब है दुश्मन के बजाय अपने ही लोगों का नुकसान होना। ये किसी भी फायर फाइट के पूरे मैथ्स को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। तो इस चर्चा के आखिर में हमारे सामने एक बड़ा ही सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल आकर खड़ा हो जाता है। एक मिलिट्री आखिर अपने सबसे क्रिटिकल ऑपरेशंस को मेंटेन कैसे करती है जब उनकी सबसे बड़ी कामयाबियां दुनिया की नजरों से पूरी तरह छुपी रहनी चाहिए? यही इस US स्पेशल ऑपरेशंस इकोसिस्टम का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत भी। हमने आज देखा कि ये अलग अलग यूनिट्स आपस में कितनी स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड हैं। फिर भी ये ऐसी फोर्सेस हैं जो बिना किसी क्रेडिट के खबरों से दूर रहकर शांति से अपना काम करने में ही सबसे ज्यादा यकीन रखती हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।